हेलो दोस्तों, मैं शिवम एक बार पुनः आप लोअर पीसीएस पीसीएस आदि जीएस के लिए उपयोगी टेस्ट सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है आपका, भारतीय इतिहास में शासकों के नाम और चित्रयुक्त प्रथम सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? मौर्य शासकों द्वारा, कुषाण शासकों द्वारा, हिंद यूनानी शासकों द्वारा कि गुप्त राजा समुद्रगुप्त द्वारा? तो ये सिक्के जो है जारी किए थे किसके द्वारा? हिंद यूनानी शासकों द्वारा। स्वर्ण सिक्के भी पहली बार हिंद यूनानी जो है शासकों द्वारा ही या इंडो ग्रीक शासकों द्वारा ही शुरू किया गया था। तो चित्रयुक्त प्रथम सिक्के, है ना किसके द्वारा जारी किए गए थे? हिंद यूनानी शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। इसके अलावा एक बात और याद रखेंगे, भारतीय यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो जानकारी का मुख्य स्रोत हमारा वो सिक्के ही हैं। तो भारतीय यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत हमारे सिक्के ही मिलते हैं। इसके अलावा इंडो ग्रीक साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? डेमेट्रियस प्रथम। इंडो ग्रीक साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? डेमेट्रियस प्रथम। इसके अलावा भारत पर शासन करने वाले सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक का नाम क्या है? जो प्रजा के साथ न्याय और लोकप्रियता के लिए जाने जाते थे, ठीक है ना? तो उनका नाम है मिलिंद। क्या नाम है? उनका नाम है आपका मिलिंद। मिलिंद या इन्हीं को मिनांडर भी कहा जाता है, मिनांडर प्रथम भी कहा जाता है ना? प्रारंभ में मिनांडर या मिलिंद बैक्टीरिया के राजक थे, है ना? और मिनांडर के सिक्कों पर बौद्ध धर्म का धम्म चक्र उत्कीर्ण है। तो पूछेगा किसके सिक्कों पर, किस यूनानी शासक के सिक्के पर बौद्ध धर्म का धर्म चक्र उत्कीर्ण है? तो आंसर है क्या? मिनांडर के सिक्कों पर। इसके अलावा मिनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन या नागेश्वर भी नहीं कहा जाता है, के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है ना? इसके अलावा 24 कैरेट सोने का सिक्का भी जो है मिनांडर ने ही जारी किया था। तो बौद्ध भिक्षु नागसेन या नागेश्वर से मिनांडर का, है ना, एक वार्ता हुई थी, वाद विवाद हुआ था, ठीक है ना? इस वाद विवाद को एक पुस्तक में संग्रहित किया गया है, जिसका नाम क्या है? मिलिंद पन्हो। इस पुस्तक का नाम क्या है हमारा? मिलिंद पन्हो नाम है। तो मिलिंद पन्हो, ठीक है ना? इसकी भाषा क्या है? पाली भाषा। मिलिंद पन्हो की भाषा में लिखी गई पाली भाषा में। इसके अलावा इसमें क्या है? मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वाद विवाद का वर्णन किया गया है हमारा। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका यूनानी यात्री मेगस्थनीज आया था। और डाइमेकस जो था, डाइमेकस जिसको मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है, वो बिंदुसार के दरबार में आया था। और डायनोसियस ये सम्राट अशोक के दरबार में आया था। ये जो है सम्राट हमारा अशोक के दरबार में आया था, ठीक है ना? तो ये भी एक बात है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासकों को भारत से खदेड़ दिया था। पूछेगा किस भारतीय शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाल दिया था? तो आंसर क्या आएगा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ठीक है ना? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को जो है 305 ईसा पूर्व में हरा दिया था। बदले में चेलना या हेलेना, जो कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया था। तो इतनी बातें जो है याद रखना इनके बारे में। नेक्स्ट देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बिल्कुल बात ठीक है। पहली बार विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये 2 दिसंबर 2001 को मनाया गया था। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। बिल्कुल बात ठीक है। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई थी, और ये ट्यूरिंग मशीन न्यूमेरिक डाटा के साथ साथ, न्यूमेरिक डाटा के साथ साथ एल्गोरिदम की भी गणना कर सकता था हमारा। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग, जिसको आईसी चिप भी कहते हैं, ये कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन में प्रयोग किया गया था। तो यह बात बिल्कुल ठीक है। और आईसी चिप का आविष्कार किसने किया था? तो आईसी चिप का जो है आविष्कार किया था जेएस किल्बी ने। जेएस किल्बी द्वारा जो है आईसी चिप का आविष्कार किया गया था। इसके अलावा आईसी जो चिप होती है, वो आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है अर्धचालकों की, और खास करके सिलिकॉन और गैलियम, सिलिकॉन गैलियम और जर्मेनियम, इन तीन की बनी होती है क्या? आईसी चिपे, इंटीग्रेटेड सर्किट चिपे हमारी। इसके अलावा एआई का जनक जॉन मॉचली को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा गलत। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है जिसको, जॉन मैकार्थी को। तो जॉन मैकार्थी को, तो इसका जो है इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, क्योंकि जॉन मैकार्थी को क्या बोलते हैं? एआई का जनक कहा जाता
है हमारा, ना कि जॉन मौचली को हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जो जॉन मौचली थे, इन्होंने पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनिएक को बनाया था। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनियाक किसने बनाया था? वो जो है जॉन मौचली द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है हमारा? पहला दिया गया है आसन संरक्षण रिजर्व। तो आसन जो संरक्षण रिजर्व है आपका, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है उत्तराखंड में, ना कि स्थित है हमारा ये पश्चिम बंगाल में। तो पहला वाला ही विकल्प गलत हो गया, क्योंकि आसन संरक्षण रिजर्व वे पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आसन 16 जगह तो है, आसन 16 जगह तो पश्चिम बंगाल में है, लेकिन आपका आसन संरक्षण रिजर्व ये आपका कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट देखिएगा। इसके अलावा गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, अगर हम आपको से गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व या बाघ रिजर्व, ये भी आपका कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। जलपाईगुड़ी आपका टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, ये भी पश्चिम बंगाल में है हमारा। तो ये सब हमारे कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में जो है माने जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है एक और आप याद कर सकते हो, गोरुमारा और जल्दापाड़ा। गोरुमारा और जल्दापाड़ा ये दोनों के दोनों आपके पश्चिम बंगाल में ही जो है स्थित हैं, ठीक है ना। गोरुमारा, जल्दापाड़ा और बुक्सा टाइगर रिजर्व। बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व को 1983 में टाइगर रिजर्व का दर्जा भी दिया गया था। इसके अलावा सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी जो है आपका पश्चिम बंगाल में ही आपका पड़ता है हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट, रास तनूरा, सफनिया, दमाम, घावर, बेरी ऑयल फील्ड ये सऊदी अरब में पड़ते हैं। बिल्कुल बात ठीक है, पूछ सकता है सऊदी अरब में कौन कौन से तेल क्षेत्र पड़ते हैं? तो रास तनूरा तेल क्षेत्र सऊदी अरब में है, शफनिया तेल क्षेत्र सऊदी अरब में है, दमाम तेल क्षेत्र सऊदी अरब में है, घावर तेल क्षेत्र सऊदी अरब में, और बेरी ऑयल फील्ड भी आपका सऊदी अरब में स्थित है। इसके अलावा और याद रखेंगे लूला, लूला तेल क्षेत्र कहाँ पर है? तो लूला तेल क्षेत्र आपका बंगाल में पड़ता है। मान लो पूछे लूला तेल क्षेत्र कहाँ पर, तो बताएंगे लूला तेल क्षेत्र आपका बंगाल में स्थित है हमारा, ठीक है ना। इसके अलावा एक है बैजी, बैजी तेल क्षेत्र कहाँ पर है? तो बैजी तेल क्षेत्र आपका इराक में है। रुद्र सागर रामसर स्थल ये आपका त्रिपुरा में से, तो बिल्कुल बात ठीक है। रुमेला, किरकुक तेल क्षेत्र, मजनून तेल क्षेत्र, अलवंड तेल क्षेत्र, किरकुक तेल क्षेत्र, और अभी मैंने बताया बैजी तेल क्षेत्र। क्या? बैजी तेल क्षेत्र ये कहाँ पर? इराक में है। इसके अलावा क्या? बरगान ऑयल फील्ड, बरगन या बरगान ऑयल फील्ड कहाँ पर? कुवैत में। बरगन या बरगान ऑयल फील्ड कहाँ पर? कुवैत में है। इसके अलावा गराफ तेल क्षेत्र, गराफ, तो गराफ तेल क्षेत्र इराक में है। बैजी तेल क्षेत्र भी कहाँ पर है? तो बैजी तेल क्षेत्र भी आपका इराक में। इसके अलावा रुमैला, रुमैला अभी मैंने बताया भी आपको कहाँ पर है? इराक में ही स्थित है हमारा। इसके अलावा आपका एक रखना है आगा जरी, आगा जरी तेल उत्पादन क्षेत्र, तेल क्षेत्र आपका कहाँ पर है? तो आगा जरी तेल क्षेत्र आपका ईरान में स्थित है। मिनास तेल क्षेत्र, तो मिनास तेल क्षेत्र आपका इंडोनेशिया में है। और सिनाई प्रायद्वीप तेल क्षेत्र वो मिस्र में है। तो सिनाई प्रायद्वीप तेल क्षेत्र मिस्र में है, आगा जरी तेल क्षेत्र ईरान में है ना। और मिनास आपका इंडोनेशिया में है। बैजी भी आपका इराक में स्थित है आपका, और बरगान कुवैत में पड़ता है। लूला तेल क्षेत्र आपका कहाँ पर है? तो लूला तेल क्षेत्र आपका स्थित है आपका कहाँ पर? ब्राजील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 22 के सब आर्टिकल 4 में क्या दिया गया है? निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। फिर 22 के सब आर्टिकल 2 में क्या कहा गया? संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। इसके अलावा 22 के सब आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। और अनुच्छेद 22(1) में क्या ये बताया गया कि स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिष्ठित का अधिकार है? मतलब बताया कि किस अनुच्छेद में क्या बताया गया है, इसके बारे में जो है आपको चर्चा करनी है, ठीक है ना। तो अब अगर देखा जाए इसमें से, तो
जो अनुच्छेद नंबर हमारा 22 है, अगर हम अनुच्छेद 22 की बात करें तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। ये अनुच्छेद 22 एक में बताया गया है। ठीक है ना? और 22 एक हमको ये भी बताता है कि स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा, है ना, आप अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं। स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं। ये भी 22 के सब आर्टिकल 1 में बताया गया है। और 22 के सब आर्टिकल 1 में ये भी बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। मतलब गिरफ्तार क्यों किया गया है, इसके कारणों को भी बताना आवश्यक होगा हमारा। ठीक है ना? और 22 के 2 में क्या बताया गया है? इसका इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वाला, क्योंकि 22 के 2 में क्या बताया गया है? 22 के खंड 2 में बताया गया है, हर व्यक्ति जिसको भी गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में रखा गया है, उसको 24 घंटे के भीतर निकटतम, है ना, मजिस्ट्रेट के सामने पेश जरूर किया जाएगा। और जब भी उसको जो है गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक ले जा रहे हैं, तो यात्रा का समय उसमें काउंट नहीं किया जाता है। यात्रा का अकाउंट उसमें नहीं किया जाता है। तो ये अनुच्छेद नंबर 22 के 2 में बताया गया है। ये 22 2 में बताया गया है। अब अगर 22(3) की बात करें तो 22(3) में साफ-साफ कहा गया है कि 22(1) और 22(2) में जो भी संरक्षण व्यक्तियों को मिलते हैं, है ना? वो निवारक निरोध अधिनियम के तहत अगर इसको गिरफ्तार किया गया है, तो 22(1) और 22(2) के तहत जो भी संरक्षण मिलते हैं, वो उसको प्राप्त नहीं होंगे। ये 22 के 3 में बताया गया है। ये 22 के और 22 के 4 में क्या बताया गया है? 22 के 4 में बताया गया किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। मान लो किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। निवारक निरोध अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अगर निवारक निरोधक अधिनियम के आधार पर गिरफ्तार किया भी गया है, तो किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा समय तक हिरासत में नहीं रख सकते हैं, है ना? हाँ, 3 महीने से 12 महीने तक रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का या कोई सलाहकार बोर्ड की पीठ, है ना, तारीख बढ़ाने का फैसला करेगी। ठीक है ना? तो जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कोई पीठ या कोई सलाहकार बोर्ड, है ना, तारीख बढ़ा देगी, तो जो है निवारक निरोध की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। 3 माह से 12 माह तक किया जा सकता है। ये 22(4) में बात बताई गई। और 22 के सब आर्टिकल 5 में क्या बात बताई गई? तो 22 के सब आर्टिकल 5 में बताई गई है कि हिरासत में जिस व्यक्ति को लिया जाएगा, है ना, उसको हिरासत में क्यों लिया गया है? उसको हिरासत में क्यों लिया गया है? इसके कारणों को बताना भी ज़रूरी होगा, है ना? तो ये भी बताया गया है हमारा। ये आपका सेकंड वाला भी क्या है? सेकंड वाला भी गलत है हमारा। ठीक है ना? तो ये बात जो है याद रखेंगे, क्योंकि ये जो सेकंड वाली बात है 22(3) की बात है कि 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। ये 22(3) में बताया गया है। ठीक है ना? तो ये बात याद रखेंगे। तो निवारक निरोधक अधिनियम, इसी को बोलते हैं नजरबंदी अधिनियम। ये क्या होता है हमारा? इसमें गिरफ्तारी तब की जाती है जब किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया जाता है, यानी कि संदेह के आधार पर जो है जिसको अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, तभी निवारक निरोध अधिनियम के तहत उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो निवारक निरोध अधिनियम 1950 में आया था। निवारक निरोध अधिनियम 1950 क्या कहता है कि संदेह के आधार पर गिरफ्तार किसी व्यक्ति को 3 महीने से कुल 12 महीने तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है हमारा। फिर एक एक्ट आया था, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम। ये 1967 में लागू हुआ था। ये 1967 में लागू हुआ था। इसके अलावा गोपालन बनाम मद्रास सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि निवारक निरोध अधिनियम को बनाया जा सकता है सरकार के द्वारा। निवारक निरोध अधिनियम को जो है सरकार द्वारा बनाया जा सकता है। अब मैं आपको कुछ निवारक निरोध अधिनियम के नाम बता देता हूँ। कुछ निवारक निरोध अधिनियम के नाम बता देता हूँ। जैसे एक निवारक अधिनियम आपका क्या है? एक निवारक निरोध अधिनियम आपका मीसा, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, जिसको मीसा भी कहते हैं। 1971 में ये लागू हुआ था और 1978 में इसको निरस्त कर दिया गया था। अच्छा, एक बात और रखेंगे, निवारक निरोध अधिनियम 1950 में आया था और 1969 में निवारक निरोध अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद एक मीसा कानून आया था 1971 में, जिसको 1978 में निरस्त कर दिया गया था। और फिर एक अधिनियम आया था कोफे पोसा, कोफे पोसा,
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए क्या एक्ट आया था? कोफे पोसा एक्ट 1974 में आया था। फिर एक एक्ट आया था एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, इसको रासुका भी कहते हैं। तो रासुका कानून या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए का आया था 1980 में आया था। और एक और आया था टाडा, टाडा आतंकवादी है ना और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। तो टाडा कब आया था? 1985 में आया था और 1995 में टाडा को निरस्त कर दिया गया था। ठीक है ना। फिर आता है पोटा, आतंकवाद निरोधक अधिनियम, है ना। पोटा इसको शॉर्टकट में कहते हैं। 2002 में पोटा आया था और 2004 में जो है पोटा को निरस्त कर दिया गया था। निवारक निरोध अधिनियम के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जाता है तो गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक नहीं है, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है और मैक्सिमम 3 महीने तक उसको जो है निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार करके रख सकते हैं। 3 महीने से अधिक रखना तो फिर उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ बनेगी, वो जो भी निर्णय करेगी वो कर सकते हैं। तो 3 से 12 महीने तक उसको जो है रखा जा सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जोड़ी सही सुमेलित आपका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो 255 के 1 में बताया गया राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी, अनुच्छेद 18(3) में बताया गया राष्ट्रपति की सहमति, अनुच्छेद 113 के 3 में बताया गया राष्ट्रपति की सिफारिश और अनुच्छेद 304 के बी में बताया गया राष्ट्रपति की स्वीकृति। अब एक बात ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 255(1) के सब आर्टिकल सी में क्या बताया गया है कि मान लेते हैं राज्यपाल की संस्तुति ना होने के बावजूद कोई कानून अमान्य नहीं होता है। मतलब राज्यपाल की संस्तुति किसी भी कानून को नहीं मिली है तो वो अमान्य नहीं होगा, है ना, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति ऐसे कानून को स्वीकृत कर सकता है जिसको राज्यपाल की संस्तुति नहीं मिली है। तो राज्यपाल की संस्तुति जिस भी एक्ट को नहीं मिली है इसका मतलब वो नहीं है कि जो अमान्य हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाद में भारत के राष्ट्रपति कानून को स्वीकृत कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी ही 255(1) में बताई गई है, ठीक है ना। तो ये बात तो बिल्कुल हमारी ठीक है हमारा। तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी 255(1) में बताई गई। 18(3) में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति भारत सरकार के या राज्य सरकार में लाभ का पद धारण करता है तो विदेश से कोई उपहार कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं ले सकता है। और अनुच्छेद 113 के सब आर्टिकल 3 में बताया गया है राष्ट्रपति की सिफारिश के बारे में बताया गया है कि बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के अनुदान की मांगे नहीं की जा सकती हैं। अनुदान या ग्रांट वो राशि होती है जिसको वापस नहीं करना होता है, तो अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश से ही की जा सकती है। और 304 बी में राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं बताई गई है। 304 बी में बताया गया है हमारा कि राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है ना, या उस पर प्रतिबंध जो है लगाया जा सकता है। तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन आपका डी वाला ही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्यों का क्रम, तो सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन उड़ीसा में होता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है, फिर झारखंड आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है। पहला वाला ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। चावल बेचने के क्रम में तो सबसे ज्यादा चावल का निर्यात भारत करता है, फिर थाईलैंड आएगा, फिर वियतनाम आएगा, फिर पाकिस्तान आएगा, फिर यूएसए आएगा। तो भारत के बाद थाईलैंड, फिर वियतनाम, फिर पाकिस्तान, फिर यूएसए आता है। सेन संवत का प्रारंभ 1178 एडी में विजयसेन द्वारा किया गया था, गलत, ये किया गया था लक्ष्मण सेन द्वारा। तो लक्ष्मण सेन द्वारा 1178 में सेन संवत, संवत का मतलब कैलेंडर भी कह सकते हैं, तो सेन कैलेंडर या सेन संवत की शुरुआत 1178 एडी में लक्ष्मण सेन द्वारा की गई थी। अब मैं आपको कुछ संवत बता दे रहा हूँ। और चालुक्य संवत 825 एडी में विक्रमादित्य चतुर्थ द्वारा शुरू किया गया था, तो डी वाला भी सही है। इसके अलावा विक्रम संवत की शुरुआत 57 बीसी में, है ना, मालवा के राजा गर्दबिल्ल के पुत्र विक्रम द्वारा शकों को जो है मालवा से खदेड़ने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। शक संवत, शक कैलेंडर 78 एडी में कनिष्क के राज्यारूढ़ की तिथि है, उस दिन शुरू किया गया था। भारतीय हिंदू कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। इसका पहला महीना आपका 22 मार्च से शुरू होता है,
जिसको चैत्र कहते हैं, और अंतिम महीना फाल्गुन होता है जो 21 मार्च को समाप्त होता है ना। और शक संवत को भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और शक संवत की तिथि 18 एडी ये सारनाथ स्तंभ है ना, जो कि 81 एडी में लिखवाया गया था, उस पर अंकित है। एक कलचुरी संवत आता है, एक हमारा कलचुरी संवत आता है। ये 248 एडी में शुरू किया गया था, 248 सन में शुरू किया गया था, ईसवी में शुरू किया गया था कलचुरी राजाओं द्वारा 248 एडी में। इसके अलावा गुप्त संवत 319-20 में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा शुरू किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की तिथि 319 एडी, इसलिए इसको गुप्त संवत भी कहते हैं हमारा। इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, गुप्त संवत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा गुप्त संवत और शक संवत के बीच कितने सालों का अंतर है, तो 241 सालों का अंतर है। लक्षवी संवत ये 512 एडी में शुरू किया गया था। और हर्ष संवत, तो हर्ष गद्दी पर कब बैठा था, 606 एडी में बैठा था, तो हर्ष संवत 606 एडी से माना जाता है। हिजरी संवत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे, है ना, इस घटना को इस्लाम में हिजरत कहा गया है। और हिजरी संवत 622 एडी में शुरू किया गया है। चालुक्य संवत ये विक्रमादित्य चतुर्थ द्वारा 825 एडी में शुरू किया गया है। और सेन संवत अभी मैंने बताया 1178 एडी में लक्ष्मण सेन द्वारा शुरू किया गया है। और इलाही संवत सम्राट अकबर द्वारा 1583 एडी में शुरू किया गया है, ठीक है ना। और राजशक संवत इस 1674 में शिवाजी के राज्यारोहण की तिथि है, तो इस तारीख को शुरू किया गया था क्या, राजशक संवत। तो ये थे हमारे आज के सवाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।